नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी गद्य में संकलित स्मृति नामक पाठ के रेखांकित अंश की ससंदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। और इसके ठीक नीचे आपको पॉइंट 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है। यह पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, जो हमने अगली स्क्रीन पे दिखाया है। तो इसको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसी में से आपको 1, 2, 3 करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के आपको वहाँ पर लिखने हैं या याद करके लिखने हैं, हिंदी ससंदर्भ व्याख्या के रूप में। अतः जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 करके दिया है, जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भिंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। अतः कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, जिसको हमें पढ़ के इसी में से इसके नीचे के ठीक 1, 2, 3 करके तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम बता दें कि ये जो पैराग्राफ होता है, इसमें जिन लाइनों की हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है, उन लाइनों के नीचे ठीक कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची रहती हैं, जिनकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। और इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था। इसका भी आंसर आपको लिखना होता है। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न होता है, जिसमें आपको 3 हेडिंग्स लिखनी होती हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था। कभी कभी इसी में से पॉइंट 4 करके भी लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था, इसके जैसा एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर भी आपको इसी पैराग्राफ से उसका आंसर मिल जाएगा। मेन चीज़ होती है संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। इसलिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग संदर्भ और व्याख्या और इसके बाद तीसरा पॉइंट भी अच्छी तरीके से लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं। कहीं पर रचयिता लिख देंगे, कहीं पर शीर्षक लिख देंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश में लेखक और लिखित और पाठ लिखा जाता है, और पद्यांश में शीर्षक और रचयिता लिखा जाता है। इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। संदर्भ के 2 नंबर दिए जाते हैं, और अगर संदर्भ में आप ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद 1, 2, 3 पॉइंट के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डालेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पॉइंट 1 में पूछता है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर दूसरी तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, और जहाँ पर सिर्फ संदर्भ लिखा होता है वहाँ पर दूसरी तरह से संदर्भ लिखा जाता है। यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे और डायरेक्ट नीचे संदर्भ लिख देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का सजीव चित्रण करते हुए बचपन की छोटी छोटी बारीकियों को स्पष्ट किया है। एक बात यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर है स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है,
ये हमारा संदर्भ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद हमने एक लाइन और लिख दी है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का सजीव चित्रण करते हुए बचपन की छोटी छोटी बारीकियों को स्पष्ट किया है। ये जो एक लाइन है इसे हमने एक्स्ट्रा में लिखा है, इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रसंग का काम करेगी। और ये लाइन आपको हमेशा नहीं छोड़ना है, कतई ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपको लिखना ही है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि जहाँ पर आप प्रस्तुत डालेंगे वहाँ पर आप थोड़ी जगह छोड़कर, एक लाइन छोड़कर या पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं, ताकि कॉपी चेक करने वाला का ध्यान इस पर जरूर जाए। ये लाइन करती क्या है कि इसमें 2 ही लाइनें लिखी जाती हैं और ये पूरी व्याख्या पर आपको बचा लेता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारा प्रसंग का काम करती है और ये बताती है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन है या किस घटना का जिक्र किया गया है। तो कॉपी चेक करने वाला जब इसको पढ़ लेता है तो आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और लास्ट का तीसरा पॉइंट पढ़ के आपको नंबर दे देता है। इसलिए आपको याद रहे कि ये जो लाइन है यह आपको संदर्भ लिखने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे से लिख देना है। इस लाइन को आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप वहाँ पर पैराग्राफ पढ़ोगे उसी में क्या हुआ है ये तो आपको पता चल ही जाएगा कहानी के माध्यम से, और वो लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। ये 9th का सवाल है, लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो 9th में भी आपको फेल कर दिया जाता है अगर आपके नंबर कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से संदर्भ लिखने के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर अच्छी तरीके से हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने चना भजाने के लिए या चना भुनाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज के एक राइफल से नहीं है। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रति वर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसीलिए वह डंडी मुझे अत्यंत प्रिय था। हम दोनों भाई मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े। कुर्ते में जेब न होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी होती है। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट तीसरा। पॉइंट तीसरे में हमसे क्या पूछ रहा था? यहाँ पर हमसे पॉइंट तीसरे में पूछ रहा था लेखक ने चिट्ठी को कहाँ रख लिया था, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय की संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अतः उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा अगला आएगा अध्याय नंबर 2। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 2 करके दिया है, सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ठेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ठेलों गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अतः कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसकी हमें रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सहित करनी है। जैसा कि आप अभी जिस तरह से स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से आपको प्रश्न पत्र में ये पैराग्राफ आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया होगा और ठीक इसके नीचे आपको 1 2 3 पॉइंट करके इसी में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आपको सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 1 में दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बताते रहते हैं कि हमने इन लाइनों के नीचे रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन जब आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी हमें उन्हीं लाइनों की हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है पॉइंट 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
और इसके ठीक बाद नीचे 3 पॉइंट में पूछ रहा है लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के 1 2 3 पॉइंट हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से पैराग्राफ पढ़ के उसमें से आपको संदर्भ व्याख्या और पॉइंट 3 का प्रश्न लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डाल के संदर्भ लिखेंगे और फिर इसके बाद इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या गद्य में संकलित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। ये हमारा हो गया संदर्भ। जैसा कि यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है पॉइंट 1 में कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आपको संदर्भ इस तरह से लिख देना है और इसके बाद आपको लिख देना है लिखित पाठ का नाम स्मृति और लेखक का नाम श्री राम शर्मा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था इसलिए हमने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। इसके बाद आपको देखा होगा कि नीचे 2 3 लाइनें और हमने लिख दी हैं जो हमारा प्रसंग का काम करती हैं। यहाँ पर हमने लिखा है इन पंक्तियों में लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। स्कूल जाते समय एक कुआं पड़ता है या पड़ता जो सूख गया है, पता नहीं एक काला सांप उसमें कैसे गिर पड़ा था। स्कूल जाते समय बच्चे उसकी फुसकार सुनने के लिए पत्थर मारते थे। तो जैसा कि यहाँ पर हमने संदर्भ लिखने के बाद उसके ठीक नीचे ये 2 3 लाइनें लिख दी। इन लाइनों को लिखने से होता क्या है कि इन लाइनों को जब हम लिख देते हैं तो कॉपी चेक करने वाला इन्हें पढ़ने के बाद हमारी व्याख्या नहीं पढ़ता है, क्योंकि इसी में हम बता देते हैं कि आगे व्याख्या में किस घटना का जिक्र हुआ है या किस घटना का वर्णन हुआ है। इसलिए आपको इन लाइनों को प्रसंग की तरह अच्छे से लिखना है। प्रसंग हेडिंग नहीं डालना है, क्योंकि काव्य में हेडिंग डाली जाती है प्रसंग और ये गद्यांश है, आपको यहाँ पर प्रसंग हेडिंग नहीं डालना होता है। लेकिन प्रसंग की तौर पर कुछ लाइनें आपको यहाँ पर लिख देनी होती हैं ताकि कॉपी चेक करने वाला आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको जब भी दिक्कत होती है तो व्याख्या करने में आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से ये 4 लाइनें 3 लाइनें लिख देनी है और फिर इसके बाद अगली हेडिंग डालनी है रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर अच्छी तरीके से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेखक कहता है कि मैं बचपन में सांप से फुसकार करवा लेना महान कार्य समझता था। मैं और छोटा भाई जब कुएं की तरफ से गुजरते थे तो फुसकार सुनने की इच्छा बलवती हुई। मैं कुएं की तरफ बढ़ा और छोटा भाई मेरे पीछे हो गया। कुएं के किनारे से मैंने एक ठेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर प्रहार किया, लेकिन मैं एक अजीब संकट में फंस गया। टोपी उतारते हुए मेरी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। सांप ने फुसकारा था या नहीं मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। मेरी स्थिति उस समय वही हो गई थी जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली लगने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है। चिट्ठियों के कुएं में गिरने से मेरी भी स्थिति हिरन जैसी हो गई थी। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय के भी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है अगला नंबर पॉइंट 3। पॉइंट 3 में हमसे पूछ रहा था कि लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली गिर पड़ी है, जिसके लिए आपको करना क्या है पॉइंट 3 लिखना है और पॉइंट 3 में उसका उत्तर लिख देना है लेखक को टोपी उतारते हुए 3 चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। उस समय लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी या उस समय लगा कि उस पर बिजली गिर पड़ी। तो ये था हमारा तीसरे पॉइंट का उत्तर। तो आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या कंप्लीट हुई। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।